हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेके आ गया हूँ आपके लिए मनोविज्ञान। क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। इसका अर्थ है, अर्थात मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मन का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मन का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मन का अध्ययन करता है। विज्ञान में घटना घटती है, उन्हें देखा भी जा सकता है, उनकी पुष्टि भी की जा सकती है। मन को ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। इसलिए वाटसन ने मन शब्द के स्थान पर व्यवहार शब्द का उपयोग किया है। इसलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। मन को देखा नहीं जाता, इसलिए मनोवैज्ञानिक वाटसन ने मनोविज्ञान को वह विज्ञान कहा है जो मानव तथा पशुओं का व्यवहार का अध्ययन करता है। उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। अब आगे देखो, मानव व्यवहार का मूल समीकरण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जिसमें RFSO, R यानी अनुक्रिया यानी कि व्यवहार, F यानी काम, S यानी उत्तेजना या उद्दीपक, O यानी जीव, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। आगे और देखो इसमें, अर्थात मानव का व्यवहार उत्तेजना और जीव की अंतःक्रिया से आता है। ये उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और जिस छात्र का व्यवहार आंतरिक उत्तेजना से संचालित होता है उसमें सुधार करना आवश्यक होता है। वह छात्र अधिक उन्नति करता है जो आंतरिक रूप से उत्तेजना होती है। अब इसमें और आगे देखो क्या है, छात्र के व्यवहार की अध्ययन की विधि, यानी कि छात्र जो है, और तुम टीचर बनने जा रहे हो तो छात्र का अवलोकन करना पड़ेगा आपको। किस विधियों से आप ये सब उनका व्यवहार को अध्ययन कर पाओगे। इसीलिए मनोविज्ञान आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको पढ़ना होता है। अब इसकी विधियाँ देखो, छात्र के व्यवहार के अध्ययन की विधि यानी कि विधियाँ देखो तो पहले अवलोकन, अपन निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। इस विधि में शिक्षक छात्रों के व्यवहार को देखकर उसका अध्ययन करता है, और ये भी दो प्रकार की होती है, यानी कि असहभागी और सहभागी। यानी कि असहभागी में देखो, जैसे आप रेसेस में आधी छुट्टी में बैठे हो और देख रहे हो, दूर से ही देख रहे हो बच्चे क्या क्या क्रियाविधि गतिविधि कर रहा है, क्या खेल रहा है, क्या कैसे खेल रहा है, किसके साथ क्या है, ये है सब विधि इसमें। जैसे असहभागी, जिस अवलोकन में शिक्षक दूर खड़े होकर व्यवहार का अध्ययन करे उसे असहभागी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन वास्तविक कारणों का पता नहीं लगता है। दूर से देखते हैं तो वास्तविक कारणों का पता नहीं लगता है। क्या? वास्तविक कारणों का पता नहीं। अब इसी में ये दूसरी विधि है सहभागी, यानी उसके साथ मिलकर, जिस अवलोकन में शिक्षक छात्रों के समूह का भाग बन जाए, यानी कि छात्रों के साथ मिलजुल जाए, उस विधि को हम सहभागी छात्र के अवलोकन की विधि कहेंगे। इसी विधि में शिक्षक को छात्र के व्यवहार के प्रमुख रूप से सारे कारणों का वास्तविक कारण या सही कारण का पता चलता है। क्या? सही कारण का पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए, राजभवन रोड पर जुलूस है, मैंने
हाथों हाथ जुलूस का हिस्सा यानी कि सहभागी, मतलब जुलूस में मैं गया तो मेरे को पता चला, लेकिन दूर से जुलूस को देखा तो वो क्या हो गया, असहभागी हो गया। छोटी कक्षा के बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के अवलोकन की श्रेष्ठ विधि है सहभागिता और असहभागिता। ये दोनों विधि छोटे क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि है। अब आगे दूसरी विधि छात्रों को देखने के लिए साक्षात्कार विधि, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। क्या? इंटरव्यू। बिगम व मूर के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए की गई बातचीत साक्षात्कार कहलाती है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई बातचीत साक्षात्कार कहलाती है। कोई काम करना है उसके लिए साक्षात्कार भी 3 प्रकार है। कितने प्रकार है साक्षात्कार के? 3। कितने प्रकार है? 3। संरक्षित साक्षात्कार, जब पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं उसे संरक्षित कहते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें वस्तुनिष्ठता बनी रहती है तथा पूछे जाने वाले प्रश्न के पक्षपात नहीं आते। यानी कि संरक्षित में पहले से ही बता दिया जाता है कि हाँ इसमें से ये प्रश्न आएंगे, आपको ये याद करने, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। अब इसी में साक्षात्कार में दूसरी असंरक्षित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रहता है। क्या? प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रहता है टीचर, अतः वो जो चाहे प्रश्न पूछ सकता है। इस विधि में का सबसे बड़ा लाभ ये है, अगर छात्र का प्रश्न उत्तर ना दे तब भी घुमा फिरा के छात्र से उत्तर पाया जा सकता है या घुमा फिरा के छात्र से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कुछ लोग इसे गहराई साक्षात्कार भी कहते हैं। यानी किसी आदमी से उत्तर निकलवाना हो तो ये विधि काम में ले सकते हैं। अब तीसरी साक्षात्कार की तीसरी विधि अर्ध संरक्षित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में क्षेत्र का निर्धारण कर लिया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता शिक्षक को होती है। इसमें क्या होता है, जब साक्षात्कार आमने सामने बैठकर लिया जाता है तब वह श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें 2 प्रकार की सूचना मिलती है, एक शाब्दिक और एक दूसरी अशाब्दिक। शाब्दिक यानी कि बोलते, जो अपन बातचीत करते हैं वो होती है शाब्दिक, आमने सामने। अशाब्दिक जो सांकेतिक होती है, जिसमें बच्चे का हाव भाव, शारीरिक भाषा किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया वाला सिद्धांत हो, उस प्रकार से लिया जाता है। अगली विधि व्यवहार का अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि। कौन सी? 3 नंबर प्रश्नावली विधि। इस विधि में शिक्षक प्रश्नों का निर्माण करके उन्हें प्रिंट छपवा कर देता है और बच्चों छात्रों को भरने के लिए दे देता है और छात्र पढ़कर उसका उत्तर दे देते हैं। इस प्रकार ये प्रश्नावली विधि होगी। जैसे प्रश्न दे दिए, उत्तर दे दिया छात्रों ने, ऐसा हो जाता है। उसके बाद आगे देखो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे प्रश्नावली में सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। क्या? सामान्यतः प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है? 2, जिसमें एक बंद और एक खुले। बंद, जिस प्रश्न के विकल्प दिए हुए हो उसे बंद कहते हैं। यानी कि अपन जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसके विकल्प दिए हुए हैं वो कौन सी विधि है? बंद प्रश्नावली विधि। कौन सी? बंद प्रश्नावली विधि। यानी कि अपने उत्तर 4 ऑप्शन, आप आजकल 5 आने लगे लेकिन 4 ऑप्शन होते हैं, तो ये कौन सी हुई? बंद प्रश्नावली विधि होगी। अब खुले प्रश्नावली विधि, जिस प्रश्न के उत्तर छात्र अपनी भाषा में देते उसे खुला कहते हैं, मतलब खुले प्रश्नावली विधि कहते हैं। यानी कि अपने भाषा में अपने अनुसार प्रश्न का उत्तर दे दें और प्रश्न को ध्यान रखना सही है कि उनकी भाषा आसान हो
अधिक लंबे ना हो और उसे विशेष त्रुटि ना हो। विशेषज्ञ त्रुटि क्या थी? जब शिक्षक ये मानकर प्रश्न पूछे कि छात्र उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, यानी कि शिक्षक को पहले से पता होगा ये छात्र इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, मतलब जानकार होता है। विशेषज्ञ का मतलब जानकार। प्रश्न को बनाने के लिए बाद में उस क्रम में लगाने की विधि को फलन या कीप विधि कहते हैं। चलो ये छोटी विधि है, आगे और देखो प्रयोग विधि। कौन सी विधि? प्रयोग विधि। प्रयोग नियंत्रित अवस्था में किया गया अध्ययन प्रयोग विधि, यानी कि नियंत्रण अवस्था में किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है। एक प्रयोग में 3 प्रकार के स्तर आते हैं। कितने प्रकार के स्तर आते हैं? 3 प्रकार के स्तर आते हैं। कितने प्रकार के स्तर आते हैं? 3। एक आता है स्वतंत्र स्तर। जिस स्तर को शिक्षक इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सके उसे स्वतंत्र स्तर कहते हैं। उस स्वतंत्र स्तर किसे कहते हैं? जिसे शिक्षक इच्छा अनुसार बढ़ा सकता है, घटा सकता है। स्वतंत्र स्तर के घटाने बढ़ाने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे आश्रित स्तर कहते हैं। क्या? दूसरा स्तर हो गया आश्रित। और जो स्तर आश्रित स्तर को स्वतंत्र स्तर के अतिरिक्त प्रभावित करे उसे बाह्य स्तर कहते हैं। कौन सा स्तर कहते हैं? बाह्य स्तर। प्रयोग में बाह्य स्तरों का नियंत्रण किया जाता है। जिस प्रभाव देखना हो वह स्वतंत्र स्तर है, जिस पर देखना हो वो आश्रित स्तर। चलो आगे देखते हैं। अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण, 5वां परीक्षण है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का उपयोग सबसे पहले कैटल ने कहा था। किसने यूज में लिया था? कैटल ने। किसने यूज में लिया था? कैटल ने। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में लिप्सिंग में विलियम वुंड ने स्थापित की थी। ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखना। मैं इसको गोला लगा देता हूँ, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण यह आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्शी सैंपल का वस्तुनिष्ठ है, जिसे मानवीकृत माना मापन है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वस्तुनिष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्देश विधि, अंक प्रणाली और व्याख्या पहले से ही सुनिश्चित होती है। अगला मानवीकृत। मानवीकृत क्या है? वस्तुनिष्ठता अगर एक परीक्षण एक समूह पर समय अंतराल के बाद लिया जाए और छात्रों के अंक में लगभग समानता रहे तो उसे विश्वसनीयता कहते हैं। क्या? विश्वसनीयता कहते हैं। एक समान अर्थ रहते हैं उसके, विश्वसनीयता कहते हैं। वैधता। परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती तब तो परीक्षण वैध कहलाता है, यानी कि वैधता कहलाती है। अगर नहीं होती है तो अवैधता। मानक अंक कौन सा? मानक अंक जिस से प्राप्त अंकों की तुलना करके व्याख्या की जाती है उसे मानक अंक कहते हैं। और प्रतिदर्शी जनसंख्या का वह भाग जिसे अध्ययन के लिए लिया जाता है उसे प्रतिदर्शी कहते हैं। आगे देखो, अब है टॉपिक आ गया अधिगम। क्या? मेन एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शुरू करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से समझाएंगे। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।